नमस्कार। आप दर्शकों के लिए मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ लेकर डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी को। डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी टैक्स पेयर फोरम्स के अध्यक्ष हैं, पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और कई प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दिव्य रश्मि चैनल में आपका स्वागत है। आप और आपके दिव्य रश्मि चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप टैक्स पेयर फोरम्स के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जो भारत की आर्थिक नीतियाँ रही है, खासकर जब से अंग्रेज़ों का समय ख़त्म हुआ उसके बाद से, या अंग्रेज़ों का समय जब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो भारत में टैक्स का स्ट्रक्चर है, उस पे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करने की कृपा करें। भारत में, प्राचीन भारत में इनकम टैक्स या टैक्स का सिस्टम राजाओं के द्वारा लिया जाता था। राजा कर लेते थे और कर से ही उनका सारा सरकार, उनकी जो व्यवस्था थी वो चलती थी। कर के कई प्रकार थे पिछली, लेकिन जब पहली बार यहाँ इस देश में अंग्रेजों के द्वारा इनकम टैक्स का कंसेप्ट आया, पहले इनकम टैक्स का कोई कंसेप्ट इस देश में नहीं था। कर था, और कर था जैसे फसल पर कर लगता था। इनकम ना इनकम की कोई परिभाषा थी। इनकम का मतलब था, उस कृषि प्रधान देश था और कृषि ही इनकम का सोर्स था और उसी पर टैक्स लगता था, लगान लगाया जाता था और लगान ही टैक्स का एक प्रकार था। लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों ने इनकम टैक्स की शुरुआत की 1857 में। सिपाही विद्रोह के बाद जब सरकार, ये लगा अंग्रेजों को लगा कि ये लोग मतलब हरवे हथियार भी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए पहली बार उन लोगों ने 1857 के बाद टैक्स की व्यवस्था की। इनकम टैक्स नहीं, टैक्स की व्यवस्था पहले की उन्होंने, और पहला इतिहास के आधार पर 97.5% टैक्स को वसूल करने की बात की गई। खैर, उसके बाद जैसे फिर उसके बाद बीच में कोई उसका इनकम टैक्स की बात नहीं आती है। 1912 में पहली बार इनकम टैक्स का कंसेप्ट आया और उसमें इनकम को परिभाषित किया गया। पहली बार 1912 में इनकम को परिभाषित किया गया और उसके टैक्स, उसमें जो टैक्स लगेंगे और किस तरह से टैक्स सिस्टम होगा, पहली बार ये 1912 में इसका व्याख्यान आता है। उसके बाद 1912 के बाद धीरे धीरे सरकार ने टैक्स सिस्टम को बदला, धीरे धीरे सुधार होते गए। 1932 में सुधार हुआ है, 1943 में सुधार हुआ है, और उसके बाद देश में स्वतंत्रता का, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चलने लगा तो भी टैक्स सिस्टम, पुराने टैक्स सिस्टम, पहली बार इसको बृहत रूप से 1961 में ये एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट को 1961 में लाया गया, जो 1912 का संशोधित रूप था। और वो 1961 में एक बात मैंने कहना इसमें जरूरी है कि पहले असेसिंग ऑफिसर नहीं थे, पहले एसएससी और एसेसर थे। तो एसएससी मतलब जो कर देता था और एसेसर जो कर का निर्धारण करता था। जैसे अभी असेसिंग ऑफिसर है और
और एसएससी तो है ही है एसएससी। तो इस षणमुखम चेट्टी जब वित्त मंत्री थे तो उनके पास एक प्रतिनिधि मंडल एसेसर लोगों का गया, सरकारी अधिकारियों की एक टीम गई कि सर हम लोगों के डेजिग्नेशन को बदल दिया जाए। तो 1961 में कहा क्यों बदल दिया जाए, तो बोले हम लोगों को एसेसर कहा जाता है और ये एसएससी हैं। तो कहा कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, दोनों मिला जुला लगता है बात, इसीलिए तो उन्होंने 1961 में षणमुखम चेट्टी साहब ने उस एक्ट में असेसिंग ऑफिसर और एसएससी के कंसेप्ट को लाया और उसमें बहुत से सुधार। अभी भी मौलिक रूप से 1961 का ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही चल रहा है, उसी में समय समय पर सुधार होते गए, अमेंडमेंट्स होते गए और वो अभी तक वही चल रहा है। सर जहाँ तक सुधार की बात कर रहे हैं, सुधार हुए या फिर जटिलता बढ़ती चली गई? सुधार, आपको याद होगा 16 के पहले जो इनकम टैक्स का फॉर्म था उसको भरने में जो आसानियाँ थी वो धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ती चली गई। पहले ITR 1 जब भरते थे तो एक पेज में कंप्लीट हो जाता था, आज आपको ITR 1 भरने में भी लगभग 10 पन्ने लग जाते हैं। ITR 4 का तो कहना नहीं है और ITR 6, 7 तो भगवान के भरोसे है। और अभी इस बार जो अमेंडमेंट हुआ 10V फॉर्म का, 10V फॉर्म में ऐसे चीज़ों को डाला गया जिसकी आवश्यकता किसी भी सोसाइटी को नहीं है या नॉन टैक्स जिसके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होती है। तो ये सुधार है या जटिलता है? देखिए हम लोग 1916 नहीं, हम लोगों ने 2016 के पहले सारा कुछ हम लोग हाथ से लिखते थे, रिटर्न सरल फॉर्म था, उसका नाम ही सरल फॉर्म था। सरल फॉर्म में सरलता थी, लेकिन और उसको धीरे धीरे जब हम लोग मैनुअल फाइलिंग करते थे तो मैनुअल फाइलिंग में ITR 1 था, 2, 3, 4, 5, 6 सारे कुछ थे, लेकिन उसमें कुछ सरलता थी, जटिलता नहीं थी। लेकिन जब से ये ऑनलाइन की बात आई है, ऑनलाइन में एक तो कठिन हम लोगों को ये इसलिए भी लगता है कि हम लोग अभी भी पूरे देश में कुछ को छोड़ दीजिए तो अभी भी हम लोग फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ब्रेन अभी हम लोगों का नहीं हुआ है। अमेंड कुछ भारी इसलिए भी लग रहा है, और दूसरी बात है सरकार की मंशा भी कुछ ऐसी है कि इतने बड़े इतने मोटे फॉर्म बनाने की जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और बेमतलब के बहुत से फॉर्म जो बनाए। ITR 4 का न्यू अमेंडमेंट्स जो है, ITR 3 का जो न्यू अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल फालतू बहुत से कॉलम्स बनाए गए हैं, उसमें हम लोग सिर्फ 0 भरते हैं, उसकी जरूरत नहीं, फिर भी वो फॉर्म है। और जहां तक आपने जटिलताओं की बात की है और अभी के जटिलताओं की बात की, 10B बिल्कुल इस बार का जो 10B है या फॉर्म 7 है वो काफी, और 6 भी जटिल हुआ है। उसमें कुछ नए चीज जोड़ दिए गए हैं, नए कॉलम्स बना दिए गए जो कंफ्यूजिंग है। एसएससी के हित की बात नहीं, और उसमें कहीं भी सरकार की मंशा, सिर्फ हमें ये लग रहा है कि सरकार की मंशा सिर्फ किसी तरह एसएससी को परेशान करने की है। अब एसएससी को मदद, हेल्पफुल एटीट्यूड सरकार की इसमें नहीं है। सरकार को टैक्स का एडुकेशन देना चाहिए, सिर्फ लाठी चलाने से टैक्स नहीं वसूला जाता है, ये तो फिर जजिया कर हो गया। जब 10V को देखा जा रहा है तो 10V में आपने देखा होगा कि सेक्शन 8 की कंपनी हो या सोसाइटी हो या फिर ट्रस्ट हो, सबको एक ही लाठी से चलाने का काम किया गया है, जिसमें जो कॉलम अप्लीकेबल भी नहीं है वो। अब जैसे सोसाइटी की बात कीजिए तो सोसाइटी में 3C का कहाँ रोल है? बिल्कुल, आप बिल्कुल कुछ सही बातें आपकी बातें कुछ अच्छी हैं। एक बात, सबसे पहली बात, हम लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं फॉर्म बनाने वाले ने क्या सोच के ये बनाया। 10B को इतना
भास्ट करने की जरूरत क्या थी? अरे भाई, आप जिसको 12A है, 80G है, उसके लिए तो आप फॉर्म 7 का यूज करते हैं, लेकिन अब 10B को अगर आप इतना क्लिष्ट बना दीजिएगा तो आपका जो कंसेप्ट है कि सरलता, इस प्रोसेस में सरलता नहीं है, कठिनता आप पैदा कर रहे हैं। इससे एसएससी लोग भागेंगे, मैंने रिटर्न देने से उनकी जो मैंने उनका जो उनके वो जो चाहते हैं कि हम लोग रिटर्न टाइमली दें, सब कुछ कर चाहे, वो नहीं देंगे, फिर सरकार को जो करना होगा करेगी। सर, आज जो आज़ादी है उसके 75 साल बीत गए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इन 75 सालों में भी कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से भारत में बिजनेस करता है? ये तो व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था इतनी सड़ी गली व्यवस्था। आप आज भी बताइए ना कि अभी भी हम लोग इतने सरकार 68 तरह का टैक्स हम लोग रोज देते हैं, 68 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, 68 तरह का टैक्स हम लोग देते हैं, जिसकी कोई अभी तो ये होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि इस देश में जिस दिन से एक्सपेंडिचर टैक्स शुरू हो जाएगा उस दिन से देश को रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा और सरकार को आसानी होगी वसूलने में भी। सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत में संपत्ति खरीदने पे भी आपको टैक्स देना है और बेचने पे भी टैक्स देना है। खासकर जब से कैपिटल गेन इम्प्लीमेंट हुआ, आपको 5 साल बाद 10 साल बाद भी कह देगा कि ठीक है, इतना कैपिटल गेन बना, अब वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, टैक्स देना पड़ जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि व्यवस्था का दोष है। इसमें कैपिटल गेन तो शुरू से है। कैपिटल गेन मैंने 5 तरह के टैक्स, 5 तरह का जो टैक्स है उसमें कैपिटल गेन शुरू से है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन जो एक्ट इतना जटिल इन लोगों ने बना दिया है। आप देखिए ना, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 50 पढ़िए। सेक्शन 50 में हमको लगता है कि 40 से ज्यादा सेक्शन, सब सेक्शन हैं। इतनी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जितना सरल कानून होगा उतने लोग उतना उसको एप्लीकेबल होगा। इससे जितना मोटा कानून का किताब होगा उसमें उतने छेद नहीं रहते हैं। पहले का आप आचार्य चाणक्य का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने मेगास्थनीज जो बुक लिखा है, मेगास्थनीज ने बुक में लिखा है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कर लेना हो तो फूल के जैसा, भंवरे के जैसा लो कि फूल को पता भी नहीं चले और कर भी ले लिया। लेकिन यहाँ तो कर के नाम से जनता घबराती है। अगर किसी के पास इनकम टैक्स ने असेसमेंट ऑर्डर भी भेजा तो बेचारे पहले घबराते हैं कि पता नहीं क्या भेज दिया। बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हैं। इनकम टैक्स, मैंने सिर्फ ये कहा नहीं कि एडुकेशन सिर्फ लोगों को आप सिर्फ दंडित कीजिएगा, उसको ये नहीं बताइएगा कि हम क्यों आपको दंडित कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं। एक तो सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि सारी व्यवस्था अंग्रेजी में है और अंग्रेजी समझने वालों की संख्या यहाँ बहुत कम है। आप बिना अपने एडवोकेट या सीए के मदद के कोई नोटिस का कोई भी मदद आप नहीं कर सकते हैं, फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। सारी व्यवस्था आपकी इतनी सड़ी हुई है कि लोग आपसे इसलिए डरते हैं कि आप कहाँ न कहाँ क्या फंसा दीजिएगा। आपने कई तरह, आप अगर सरल व्यवस्था अगर आपकी होती तो ईडी की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीबीआई विजिलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सरल व्यवस्था कर दी, इनकम टैक्स एक्ट को सरल कर दीजिए और ईडी उडी की जरूरत नहीं। क्यों लोग चोरी करता है? मैंने आपको पहले भी कहा कि इस देश में जब तक टैक्स पेयर्स को आप सम्मान न देंगे, आप टैक्स पेयर्स को, हमने एक और सुधार प्रधानमंत्री जी को कहा है करने के लिए कि टैक्स सिस्टम में कि भाई आप जो टैक्स लेते हैं 18 साल से 70 साल तक जो आदमी जितना टैक्स देता है, आप उस दिए गए टैक्स का 10% 70 साल के बाद आजीवन उसको सम्मान राशि दीजिए। इससे टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, आपको अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा। लोगों में और सुरक्षा की भावना जो है कि हम टैक्स क्यों दे रहे हैं, ये एमएलए एमपी को वेतन देने के लिए या अनुत्पादक खर्च करने के लिए।
आप टैक्स पेयर को जिस दिन देना सम्मान कर दीजिएगा, जिस दिन उसको मन हो जाएगा, जिस दिन उसको लगेगा कि भाई जो हम टैक्स 18 साल से 70 साल तक देंगे, उससे हम जो देंगे टैक्स उसका 10% उसको आजीवन सम्मान राशि मिलेगी, तो मैक्सिमम टैक्स देना चाहेगा। और उसके बाद आप टैक्स प्रोफेशनल के पास वो खुद चल के आएंगे कि भाई हम तो अभी कमा रहे हैं, इतना टैक्स हमको दिलवा दीजिए ज्यादा। वो जो टैक्स रिकवरी अफसर की जरूरत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रखने की नहीं पड़ेगी। सर, भारत के एक हायर टैक्स पेई थे शिवपत सिंघानिया जी, विजयपत सिंघानिया जी। विजयपत सिंघानिया जी अपने समय में 30 लाख तक टैक्स दिया करते थे, करोड़ तक टैक्स दिया, हायर टैक्स पेयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो घर में हादसा हुआ, उनके बेटों ने आफ्टर रिटायरमेंट घर से बाहर किया, तो क्या उस समय डिपार्टमेंट पूछने गई कि इतना बड़ा टैक्स देने वाला कहाँ गया? यही तो मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कहें कि आज क्या उन्होंने 375 करोड़ टैक्स दिया है अपने पर्सनल स्टेटस में, और आज वो 20/10 के कमरे में बेटों ने घर से निकाल दिया, पूरे शेयर उनके अपने बेटे ने अपने नाम से करा लिया। आज 20/10 के कमरे में वो रह रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ सिंघानिया साहब नहीं, इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको परिवार से प्रताड़ित होके जो हाई टैक्स पे किए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने कहा कि क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? क्या हमारा ही काम है सिर्फ टैक्स? आप कहते हैं एकदम सही टैक्स दीजिए, सही टैक्स दीजिए, मिलेगा क्या हमको? यही 70 साल के बाद जलावत की जिंदगी। अगर हम सामाजिक सुरक्षा के तहत टैक्स पेयर्स को लें और दिए गए टैक्स का 10% उसको आजीवन दें, तो उसको एक तो आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, वो भावात्मक रूप से आपसे जुड़ेगा और मैक्सिमम टैक्स देना चाहेगा। आप किसी को दंडित करके टैक्स नहीं ले सकते हैं। आप उसको वही मैंने भौरे को, जैसे भौरे वाला सिद्धांत कि भौरे को मैंने फूल को पता ही नहीं लगता कि उसके रस निकल गया, वही सिद्धांत यहां लाने के बिना टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होगी। ये एक देश एक कानून की बात उठती है, एक देश एक चुनाव की बात उठती है। कुछ साल पहले कहा गया था जीएसटी के पहले कि अब भारत में एक टैक्स प्रणाली हो जाएगी जीएसटी में, लेकिन आज भी भारत में 68 प्रकार के टैक्स लागू हैं। तो क्या एक देश एक कर लागू नहीं किया जा सकता है? देखिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट, देखिए देश बहुत बड़ा है और इस देश में कई तरह के मत के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी हमारा अपना मैतक हमारा इस मामले पर है कि मैं चाहता हूं कि एक देश एक टैक्स हो और टैक्स सिस्टम में सरलता हो। सरलता का मतलब यह है कि एक पॉइंट पर लोग टैक्स दे, कोई टैक्स नहीं, एक पॉइंट पर उपभोग पर टैक्स लगाइए। हम पेट्रोल खरीदते हैं, वहां पर आप इनडायरेक्ट टैक्स हमसे ले लेते हैं, और फिर जब हम टायर खरीदते हैं तो आप वहां से हम पर टैक्स ले लेते हैं, और फिर जब हम आमदनी कोई काम करते हैं, आमदनी करते हैं, उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में पूरे जनता को इतना आप उलझा देते हैं कि आप उसमें वो जिंदगी उसकी निकल जाती है और सही न सही ढंग से आपको टैक्स मिलता है और न सही ढंग से उसका आप खर्च करते हैं। सर, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जीडीपी का 45% अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। यही तो दुर्भाग्य। आज आप घाटे की अर्थव्यवस्था में आप चल रहे, ये इसका कारण सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जो ये 400 रुपये में सिलेंडर देते हैं, फ्री में मकान देते हैं, जो मुफ्तखोरी है, हम लोगों के नेताओं को चुनाव के पहले जो घोषणा करते हैं मुफ्तखोरी का, वो मुफ्तखोरी जब तक नहीं खत्म होगा, मुफ्तखोरी, आप उन नेताओं से आप पूछिए कि भाई आप जीत गए, कैसे आप क्या करेंगे, कहां से आप पैसा लाएंगे? इस मामले पर जब तक वो जवाब नहीं दे, तब तक घोषणा नहीं, जब उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये मतलब मतदाताओं को ठगते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास आप
कहते हैं कि पूरे आदमी, पूरे जितने यहाँ की जनता है उसको सब 2-2 रूम का मकान देंगे, हम जीत गए तो मकान देंगे। कितना मकान देंगे और कितना उसमें कॉस्ट लगेगा, ये पैसा आएगा कहां से, मतलब ये नेताओं को पता नहीं है। घोषणा, अच्छा एक दल दूसरा करता है, दूसरा दल उससे ज्यादा घोषणा कर देता है, लेकिन घोषणा के पहले कैसे, ये न इसमें चुनाव आयोग को ये पूछना चाहिए, या जो भी सरकारी एजेंसी है कि भाई तो आप तो घोषणा किया, होगा कैसे। मुफ्तखोरी आप जो आदत लगा रहे हैं, इससे देश का नैतिक चरित्र गिर रहा है। सर, जनता का भी तो दायित्व बनता है ना कि उसे चाहिए कि नेता जो वोट मांगने जा रहे हैं उनसे पहले पूछ लें कि हमारा अगला 5 साल क्या होगा, ये आप बताओ। नहीं, वो पूछना नहीं, वो प्लानिंग बताएं। नहीं, पूछ तो बता देंगे, वो बड़ा हवाई किला बना देंगे, ये हम कर देंगे, वो कर, लेकिन कैसे करेंगे, आज ये इस पर प्रश्न करने की जरूरत है कि आप कैसे करेंगे। आप कहते हैं कि हर आदमी को एक स्कूटी, हर लड़की को स्कूटी देंगे। अब कितनी लड़कियों की संख्या है, कितने पढ़ने वालों की संख्या है, स्कूटी आप देंगे तो कैसे स्कूटी देंगे, कौन सा स्कूटी देंगे, कितना कॉस्ट लगेगा, ये पैसा कहां से आएगा। काहे कि इस देश में जब कल्याणकारी सरकार है तो आपका काम है टैक्स का पैसा कल्याणकारी कार्यों में लगाने के लिए। ये जो नेताओं को पेंशन भत्ता एक बार जीत गया, जीवन भर के लिए वो निश्चिंत हो गया, तो फिर ये तो सबसे अच्छा बिजनेस है। यही तो हम कह रहे हैं कि जिसके पैसे से आप आनंद कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से सारा कुछ चल रहा है और टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं, उन नेताओं को आप पेंशन दे रहे हैं, उनके बाल बच्चों को पेंशन दे रहे हैं। मैं एक नेता का नाम मैं लेना चाहता हूं, हमारे जागेश्वर मंडल जी कभी संगठन कांग्रेस के मंत्री रहे थे और आज उनकी पत्नी को आज भी वो पेंशन में हम 66-67 में वो मतलब मंत्री थे, आज भी उनको 1,74,000 रुपये करीब पेंशन मिल रहा है उनकी पत्नी को। ऐसे सैकड़ों बिहार में केस हैं। एक बार जो मंत्री हो गया उसको आजीवन पेंशन देने की जरूरत क्या है। यहाँ तो एक मुखिया जो है एक 5 साल में 2 स्कॉर्पियो चलाने लगता है और वो एमएलए लोग को आप कोई ऐसा नहीं है जिसको पेंशन की जरूरत है। इस पर पहले ही रोक लगना चाहिए कि भाई वो तो जो नेता हुए हैं वो तो मलाई काटने के लिए नहीं आए हैं, सेवा के लिए आए थे। वो तो सेवा के लिए आए थे और उनको फिर मेवा चाहिए क्यों। और आप वही चीज, इसी चीज को कहिए ना कि भाई आप टैक्स पेयर्स को हम देंगे, जो टैक्स जितना देगा आपने 18 साल से 70 साल तक, वो जितना कमाई करे, जितना वो टैक्स देगा, दिए गए टैक्स का 10% उसको आजीवन 70 साल से मान लीजिए 5 साल जिया तो उससे क्या होगा जानते हैं, उससे सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी बढ़ेगी। उसको 70 साल के बाद हर आदमी को रहता है कि भाई वो बोझ नहीं, परिवार पर बोझ लगता है वो, और जब उसको आर्थिक सबलता उसके पास आएगी तो बोझ नहीं लगेगा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और देश में ज्यादा से ज्यादा टैक्स आएगा। और एक और फैशन हो गया है सर आजकल, आप पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, फैशन चल गया है कि सभी नेता लोग सनातन धर्म पे कुठाराघात करने से परहेज नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से सनातन धर्म पे करते हैं, क्या कभी उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत पे किया है? और क्यों ऐसा होता है, सनातन धर्म पे ही कुठाराघात होता है? देखिए, कुछ लोगों की मंशा होती है कि अखबार में हम जमे रहे, उनको सनातन धर्म का पता ही नहीं, उनको किसी धर्म का कोई पता नहीं है। वो कुछ ऐसी ओछी बातें करते हैं जिनकी उनको कोई ज्ञान नहीं है। उनको मतलब भगवान माफ करें और उनके सद्बुद्धि दें, और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आभार सर। बहुत धन्यवाद आपका। आप ज्वलंत मुद्दों पर आप हम लोगों ऐसे लोगों की राय लेते हैं, आपका बड़प्पन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।